Hello everyone. In the last video, we started a topic integral humanism by दीन दयाल उपाध्याय. ये टॉपिक दो वीडियो में कंप्लीट है. तो पहला पार्ट हम लास्ट में कर चुके थे जिसमें हमने पढ़े थे कुछ पॉइंट्स जैसे कि की प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट्स. की प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट के अंदर हमने तीन पॉइंट डिस्कस किए थे. प्राइमरी ऑफ होल, नो पार्ट्स. सेकेंड, सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा. एंड थर्ड, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी. तो हमने प्राइमरी ऑफ होल एंड सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा ये कर लिया था और आज हम करेंगे ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी. देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मार्क्सिज्म. सो इसमें मैंने बताया था कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन रेफर टू द इकोनॉमिक सिस्टम where capitalists who own and control the means of production, such as factories and resources, exploit workers for profit. And Marxism, developed by Karl Marx, critique capitalist exploitation and advocates for a socialist revolution to overthrow the capitalist system. ये हमने लास्ट वीडियो में किया और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं वो इन दोनों को ही अपोज करते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट ideologies only consider the need of the human body and mind, so they are based on materialistic purpose, whereas spiritual development is equally considered important for the complete development of human being, which is missing in both capitalism and socialism. Then we discussed about Vyasti, Samasti, Srishti and Parmasti. So it means that is thought of integration. हम कैसे पहले व्यष्टि जैसे इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, पर्टिकुलर चीज़ की बात करते हैं, देन हम यूनिवर्सल पॉइंट पे आते हैं, सृष्टि, देन क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन, दैट परमेस्टी, ट्रांसेंडेंटल और डिवाइन. तो इस तरीके से कंप्लीट डेवलपमेंट होता है. वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट इंटीग्रल हैप्पीनेस, समग्र सुख, क्योंकि पार्ट्स में सुख को नहीं समझा जा सकता. सो ये भी हमने डिस्कस किया दैट इंटीग्रेशन इज प्रेजेंट इन कंप्लीटनेस. एंड देन फोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन काइंड, दैट इज धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. एंड यहीं से हम आते हैं सुप्रीमेसी ऑफ धर्मा में. सो धर्मा हेल्प्स अचीव अर्थ, है ना, एंड ऑल्सो काम, ये धर्म के सुपरविजन में होना चाहिए. देन वी स्टार्टेड अ पॉइंट, हार्मनी बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द कलेक्टिवनेस. सो integral humanism emphasizes that individuals are not isolated entities but integral part of a larger social fabric. कि जो इंडिविजुअल हैं वो सिर्फ एक सेपरेट या आइसोलेटेड एंटिटी नहीं है कि सिर्फ हमारी लाइफ हमारी है या हम जो भी एक्शन कर रहे हैं वो हमसे ही रिलेटेड हैं या हम कहीं और हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. जबकि हम सब जानते हैं ह्यूमन बींग्स आर सोशल बीइंग. सो हम उन्हें कलेक्टिवनेस के फॉर्म में देखें तो ज़्यादा बेटर होगा अकॉर्डिंग टू दीनदयाल उपाध्याय. सो इट रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल ग्रोथ, फुलफिलमेंट एंड राइट्स while stressing that these should be pursued in harmony with the collective good and societal value. Here are some key aspect of this harmony. First is individual dignity and social responsibility. देखिए अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल और कलेक्टिवनेस कैसे दोनों की बात हो रही है. सो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म assert that every individual possesses inherent dignity and right. However, these rights are not absolute and must be exercised within social responsibilities towards community, society and nation. So इस तरीके से वो कहते हैं कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म
सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं है। हम बात करते हैं कि उन चीज़ों को बड़े लेवल पे आप कम्युनिटी, सोसाइटी, देन नेशन, तो वो धीरे धीरे एक्सटेंड होता चला जाएगा। इसके बाद आता है कलेक्टिव यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। सो sorry for the disturbance. So, collective unity and diversity, it promotes the idea that a cohesive society is built on respect for diversity of cultures, beliefs, and abilities, while fostering unity based on common value and goal. यानी जो कलेक्टिव यूनिटी की हम बात करते हैं, यानी जैसे हम सामुदायिक एकता जिसको बोलते हैं, कि इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कल्चर्स अलग हैं, बिलीफ अलग हैं, एबिलिटीज़ अलग हैं, लेकिन फिर भी जो अल्टीमेट गोल होने चाहिए, जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए, वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, उनमें यूनिटी होनी चाहिए। देन दैट जैसा कि मैंने कहा, यूनिटी होनी चाहिए। सो दिस यूनिटी इज नॉट इन्फोर्स्ड बट arise naturally when individuals recognize their interdependence and contribute positively to the collective। ऐसा नहीं है कि ये यूनिटी आपके अंदर जबरदस्ती आएगी कि भाई आप सबके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये नेचुरल आपके अंदर होना चाहिए कि आप जो भी काम करें वो दूसरों को ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव वे में करें, ताकि कलेक्टिवली उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आए। देन बैलेंस्ड डेवलपमेंट। Integral humanism advocates for holistic development, where personal growth, physical, mental, intellectual, and spiritual, is pursued alongside effort to contribute to societal progress. So, it rejects the notion of individual success at the expense of societal welfare, emphasizing sustainable and inclusive development. तो हम बार बार ये थॉट आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल ग्रोथ या इंडिविजुअल हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं कलेक्टिव डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट, है ना, कलेक्टिव हैप्पीनेस और इंटीग्रल हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। फर्दर, next point is social harmony and justice. So it calls for a just society where disparities are minimized and opportunities for advancement are accessible to all individual regardless of background। तो एक ऐसी सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए जहाँ पे डिस्पैरिटीज़ बहुत कम हो, लोगों में भेदभाव ना हो, उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो एक समान सबके लिए हो। सो दिस इन्वॉल्व्स द एड्रेसिंग सोशल इनइक्वालिटीज एंड ensuring fairness in the distribution of resources and opportunities. Then, ethical framework. Integral humanism encourage uh, um, uh, or promotes ethical principle as the foundation for both individual conduct and collective governance. So it encourages ethical decision making that consider the well-being of all stakeholders and fosters a culture of trust, mutual respect and cooperation। तो यूनिवर्सली एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करना जो जहाँ पे ट्रस्ट होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, रिस्पेक्ट होगा, कोऑपरेशन होगा। So overall, the concept of harmony between the individual and the collectiveness in integral humanism seeks to create a society where individual rights are respected within a framework of social responsibilities. Diversity is celebrated alongside unity, and ethical principle guide both personal behavior and social organization. Now, evolutions of Varna system.
अब इसके बारे में दीनदयाल जी के क्या विचार थे? According to him, the conflict between caste was not seen as fundamental. According to Hindu theology, the four castes are like different part of Virat Purush. विराट पुरुष क्या है? ये मैं आपको बताती हूँ। इसका नाम आपने पुराणों में, वेदों में सुना होगा। विराट पुरुष को अगर हम फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखें, दैट इज द कॉस्मिक पर्सन इन हिंदुइज्म, particularly in Vedic literature and Puranic texts. Virat Purush is described as the cosmic being or cosmic man. It symbolizes the entire universe and is depicted as having manifested from the primordial matter. ऐसा कहा जाता है कि ये जो कॉस्मिक मैन जो नाम दिया गया है, ये पूरे यूनिवर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड फर्दर द पुरुषा सूक्ता, hymns of the Rig Veda described how different part of Virat Purusha's body correlate with the various classes of the world, highlighting significance and the interdependence of all existence. तो ऐसा माना जाता है कि विराट पुरुष के अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग जो जातियां हैं, जो क्लास हैं या वर्ण हैं, वो उद्भव हुए थे। जैसे ब्राह्मण्स वर सेड टू कम फ्रॉम हिज हेड, देन क्षत्रियास फ्रॉम हिज आर्म, वैश्य फ्रॉम हिज एब्डोमेन एंड शूद्र फ्रॉम हिज लेग, ऐसा कहा जाता है। सो इफ वी थिंक अबाउट दिस, वी सी दैट देयर cannot be conflict between the head, arms, stomach and legs of the same body. आप ये देखेंगे कि अगर हम ह्यूमन बॉडी को ऑब्जर्व करें तो हम कहेंगे कि उनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता, उनमें कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो सकते। इफ देयर वेयर द बॉडी कुड नॉट फंक्शन, अगर हमारी बॉडी के पार्ट एक उनमें एक म्यूचुअल कनेक्शन नहीं होगा, तो वो काम नहीं कर पाएंगे। इंस्टेड दीज पार्ट are complementary, working together in unity as one person. So, they share the same interest and identity. So, the caste system was originally based on this idea. If we forget this, caste can start to conflict rather than complement each other. वो कहते हैं इसी तरह जो हम कास्ट में इतना कॉन्फ्लिक्शन देखते हैं, इतना विरोध देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर शायद हम इस बात को भूल गए हैं कि अगर वो एक विराट पुरुष के एक ही शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग से बनी है, तो उनमें कॉन्ट्रडिक्शन कैसे हो सकता है, उनमें विरोध कैसे हो सकता है। So unfortunately, this lack of unity and plan is the current state of our society. And according to Upadhyay, the Varna system is not a rigid caste hierarchy, but a classification based on individuals' inherent quality and occupation. ये वो मानते हैं। So Pandit Deendayal Upadhyay concept of Varna system is rooted in in the idea of social harmony and functional specialization. Further, he envisioned in it as a framework where different groups contribute to society's overall well-being through their respective role, analogous to different part of a body working together harmoniously. So Padhyay's interpretation emphasized that Varna system was originally designed to ensure social stability and efficiency, with each Varna, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Sudra performing distinct but complementary function. कहते हैं कि ठीक है, हर किसी का अपना अपना काम है, ब्राह्मण का अलग है, शूद्र का अलग है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, लेकिन वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। सो ब्राह्मण्स were responsible for intellectual and spiritual guidance, Kshatriyas for protection and governance, Vaishya for commerce and agriculture, and Sudras for service and craftsmanship. तो इस तरह से सबका अपना अपना वर्क है और हमें उनको वैल्यू करना चाहिए, ना कि उनको सुपीरियर और इंफीरियर
या फिर छोटे बड़े में या ऊंच नीच में उनको बांट देना चाहिए. So he believed that over time the system became rigid and hereditary, leading to social inequality and injustice. So Upadhyay advocate for a return to the original flexible understanding of Varna based on individual aptitude and contribution rather than birth, aiming to create a more equitable and integrated society. Now, the next point he discussed, embrace learning, avoid mimicking. So, what is the meaning of this statement? Every country has its own unique historical, social and economic situation. वो कहते हैं कि हर देश की अपना एक इतिहास है, अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है. Its leader choose रेमेडीज फॉर द कंट्रीज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस बैकग्राउंड. और हर कंट्री के जो लीडर हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं. It is not logical to think that solution effective in one country will work the same way in another. For example, while basic bodily functions are the same for everyone, medicine that work in other country might not work in India. Disease vary based on climate, water, diet, heredity. So even if symptoms look the same medicine may not cure everyone. So जैसे कि कहते हैं ना कि जैसे हर देश का वातावरण अलग होता है, खान पान अलग होता है, अनुवांशिकता अलग होती है. तो इस हिसाब से जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर मेडिसिन दी जा रही हो जो लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो. बट उसी सेम सिम्टम के साथ अगर इंडिया में या किसी और कंट्री में कोई उस डिसीज से सफ़र कर रहा है, हो सकता है वो मेडिसिन काम ना करे. सो दोज हु यूज अ सिंगल सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम मोर लाइक क्वैक देन रियल डॉक्टर्स. जैसे कि हम एक ही सॉल्यूशन हर सिचुएशन हर प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता. आयुर्वेदा टीच प्लेस नीड्स इट्स सुटेबल रेमेडी फॉर डिसीज. Therefore, it is not possible or wise to adopt foreign ideas in their original form in our country. Doing so will not help us achieve happiness and prosperity. On the other hand, we must recognize that not all thoughts and principle from elsewhere are limited to their original place and time. Human response in a certain place, time, and social setting can often be relevant and useful to people in different places and time. Therefore, completely ignoring developments in other societies, whether past or present, is unwise. कि हम बिना सिचुएशन को जस्टिफाई किए या एनालाइज किए हुए हम बस एक सॉल्यूशन या एक प्रिंसिपल सब पर अप्लाई कर दे रहे हैं. सो वी शुड note that accept whatever truth these development offer while carefully avoiding their mistake and flaws. So it's like when we absorb wisdom from other society, we should adapt it to our circumstances. Similarly, we should clarify and adapt the principle and truth that originate within our society to fit changing time. So, in short, we must embrace the knowledge and achievements of humanity, ensuring that both local and foreign wisdom is tailored to our specific need and condition. तो आप जो चूज कर रहे हैं या आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं दूसरी जगह से, दूसरे देश से, आप पहले उसको सोचिए कि वो हमारे देश की जो स्थिति है उसमें वो सूट हो रहा है कि नहीं, वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं. देन फर्दर, इंडियन कल्चर इज होलिस्टिक. वो कहते हैं, दीनदयाल जी कहते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर इज इट सीज लाइफ एज अ यूनिफाइड होल. इट हैज अ होलिस्टिक व्यू. So it has a holistic view के मतलब है, while expert may look at individual part, this method is not practical for understanding life. Western cultures often get confused because they think of life in separate pieces and then try to fit them together. So in contrast,
Indian culture recognizes the variety and diversity of life but always looks for the underlying unity कि इतनी विभिन्नता होने के बाद भी हम एकता की बात करते हैं. So this approach is similar to science. Scientists try to find order in the apparent chaos of universe, discover the rule that govern it, and make practical guidelines based on these rules. Chemists have found that the entire physical world is made of a few elements. Physicists have shown that these elements are forms of energy. So today we know that the entire universe is just a form of energy. In similar terms, Indian culture believes everything in life is connected and should be understood as whole rather than in separate pieces. So this is different from some Western approaches which often separate life into different parts and then try to connect them. Indian culture, like science, looks for the basic principle that unite everything. So, scientists have discovered that everything in the world is made of a few basic uh, elements, and that these elements are essentially energy. So, Indian culture has always valued unity in diversity and expressing unity in various forms. If we truly accept this, conflict between different group will have no reason to exist. जब हम सारी चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे तो विरोध रहेगा ही नहीं. Conflict is not natural or cultural. It indicates a problem. We recognize that desire, anger, and other negative traits are part of human nature, but we don't base our culture on them. Just as society needs to protect itself from thieves and robbers, we don't see these negative traits as idols. So, the key to civilization is recognizing the importance of mutual support among different forms of life and aiming for mutual sustainability in human life. Culture shapes nature to achieve social goals, but when nature leads to social conflict, it becomes harmful. Culture does not ignore nature. It enhances elements that sustain life and limits those that hinder it. So, for example, natural relationship like brother, sister, mother, son, and father, son exists in both humans and animals. The difference is that humans use these relationships to build a harmonious society with the cooperative value and tradition. We value affection between brothers and work to strengthen these bonds while discouraging conflict and enmity. So, if conflict becomes the basic of human relationship, achieving world peace becomes impossible. So, in conclusion, Deen Dayal Upadhyay integral humanism offers a compelling vision for India that integrates spirituality with socio-economic development. It underscores the importance of cultural identity, community development, and moral values in governance, a philosophy that resonates deeply in India's quest for inclusive and sustainable progress in the 21st century. So, when India navigates its path on the global stage, integral humanism remains a beacon reminding the nation of its rich philosophical heritage and the imperative of fostering human dignity and welfare in all aspects of life. So, this was the philosophy of integral humanism given by Deen Dayal Upadhyay. थैंक यू सो मच. एंड वीडियोस थोड़ा लेट अपलोड हो रही हैं क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हैं और कुछ एडिशनल काम भी चल रहे हैं, बट आई विल ट्राई कि मैं जल्दी जल्दी इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करा दूँ. थैंक यू.